हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का संघर्ष क्लासेस ऑफिशियल में स्वागत है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया है दोस्तों इस वीडियो में, जो जीपीएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने सीएनटी एक्ट पढ़ लिया है, ये उसका दूसरा भाग है दोस्तों। इसका दूसरा नाम एसपीटी भी कहते हैं, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, है ना दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है? एसपीटी एक्ट। एसपीटी एक्ट इसका नाम है। हम लोग इससे पहले सीएनटी एक्ट पढ़े हैं ना दोस्तों, छोटानागपुर टेंडेंसी एक्ट। अभी जो पढ़ रहे हैं वो एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, है ना। तो चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो फैक्ट्स है वो जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इस चैप्टर को दोस्तों, है ना। आपको पता है कि संथाल परगना जो झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग में संथाल परगना क्षेत्र है, उसमें लगभग 6 जिला है ना। तो उस क्षेत्र में जो भूमि कानून का उपयोग आज हो रहा है, वो कानून संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 है दोस्तों, है ना। तो आपको पता है कि शुरुआत से ही संथाल परगना क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। तो यहाँ पे कौन से 2 जनजाति रहते हैं? इंपॉर्टेंट 2 जनजाति है, पहाड़िया जनजाति यहाँ रहते हैं। दो पहाड़िया जनजाति और दूसरा संथाल जनजाति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल जनजाति, इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र का नाम भी संथाल परगना क्षेत्र पड़ा, है ना दोस्तों। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि 1855 यानी 1855 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। 1855-56 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, है ना दोस्तों। ये हम लोग जानते हैं। तो 1855-56 का जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसी के बाद वहां इस विद्रोह के बारे में जानकारी के लिए क्यों आखिर हुआ, और उसके बाद जो भी आउटपुट आया, उसके बाद ही ये संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 बना दोस्तों। इसका पहले क्या नाम था वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है। तो ये जानने के लिए कि आखिर 1855-56 का संथाल विद्रोह क्यों हुआ, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था गैंजर, JF गैंजर। तो क्या नाम था दोस्तों? JF गैंजर का नाम था, JF गैंजर, है ना दोस्तों। इन्हीं को एक सर्वे करने का को दिया जाता है कि आप पता करिए कि आखिर वहां पे संथाल विद्रोह हुआ क्यों, है ना। तो एक ये रिपोर्ट जारी करते हैं, उसका नाम है सेटलमेंट रिपोर्ट। सेटलमेंट रिपोर्ट, है ना। सेटलमेंट रिपोर्ट जो आता है, यही बाद में जाके भूमि कानून बनता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यही सेटलमेंट रिपोर्ट बाद में क्या बन जाता है? संथाल भूमि संरक्षण, संथाल भूमि के संरक्षण कानून बनता है ना। संथाल भूमि के संरक्षण कानून, आराम आराम से समझिएगा दोस्तों, है ना। ये सारा फैक्ट आपको अभी बाद में फिर यही चीज मिलेगा, है ना। और इसी के बाद जो कानून बनता है, इसी के बाद ये JF गैंजर का जो सेटलमेंट रिपोर्ट आता है, उसी के आधार पर जो कानून बनता है, जो संथाल भूमि संरक्षण कानून जो बनता है, उसका नाम होता है संथाल परगना, संथाल परगना सेटलमेंट, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। क्या नाम होता है इसका? संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 इसका नाम होता है, जो इसको बाद में इसी का नाम आगे चल के रेगुलेशन थर्ड के नाम से जानते हैं। क्या? रेगुलेशन थर्ड,
है ना दोस्तों, रेगुलेशन थर्ड के नाम से यही बाद में जाना जाता है ना। तो अब ये जो जेएफ गैंजर है उससे भी पहले एक रिपोर्ट और तैयार किया गया था, है ना, मैक हसन के नाम, अंग्रेज अधिकारी मैक हसन थे, उनके द्वारा एक इससे पहले भी एक रिपोर्ट जारी किया गया था, उसी का ये एक्सटेंशन था, है ना। इसी के एक्सटेंस मतलब मैक हसन का जो रिपोर्ट अंग्रेज अधिकारी था उसी का एक्सटेंशन बाद में जाके संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 बनता है दोस्तों, इसी के आधार पर था। अच्छा, ये सब चीज का उद्देश्य क्या था, ये सारा चीज जो हो रहा था इसका उद्देश्य था, एक तो बताया कि संथाल विद्रोह हुआ, है ना, संथाल विद्रोह हुआ, उसके बारे में जानकारी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसका उद्देश्य अपना ये भी था कि आदिवासी को अपने पैतृक संपत्ति पे, है ना, अपने पैतृक संपत्ति या भूमि के संरक्षण के लिए ये था कानून, है ना। इनका जो पैतृक भूमि था उनके संरक्षण के लिए कानून लाया गया, ठीक है। तो बाद में इसी रिपोर्ट को देखते हुए जो ये संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था, इसी रिपोर्ट को देखते हुए बाद में बिहार सरकार ने 1837 में, अब सॉरी 1837 नहीं, 1937 में, कब 1937 में क्या बनाया गया, संथाल परगना जांच समिति बनाया। क्या बनाया, संथाल परगना जांच समिति, संथाल परगना जांच समिति बनाया, है ना। तो ये जो संथाल परगना जांच समिति था, सॉरी जांच समिति जो था संथाल परगना जांच समिति, इसी के अनुशंसा के ऊपर, है ना, इसी ने अनुशंसा किया था कि जिसको लेके बाद में संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 का एग्जिस्टेंस आया दोस्तों हमारे सामने। ये कब आया, 1 नवंबर 1949 को, है ना, 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना, इसका नाम है संथाल परगना, है ना, भूधारक अधिनियम 1949, ठीक है दोस्तों। इसमें कितने अध्याय है, इसमें अध्याय है 9 अध्याय है, और इसमें धारा है, टोटल धारा है 72, है ना दोस्तों। ये अभी जो संथाल परगना में 6 जिला है, कौन कौन, देवघर, है ना, दूसरा दुमका, देवघर दुमका, तीसरा यहाँ लिखते हैं दोस्तों, तीसरा गोड्डा, चौथा साहेबगंज, है ना, पांचवा कौन है, पाकुड़, छठा कौन बचा, जामताड़ा। आपको पता है कि संथाल परगना में 6 जिले हैं दोस्तों, ये इन 6 जिलों में जो कानून, भूमि कानून जो लागू है, आज भी लागू है संथाल, तो उसका नाम क्या है, एसपीटी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, या हिंदी में बोले तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949, है ना। अगर और इसको बढ़िया से डिटेल्स में बोले तो संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा सका। आप इसको देखते हैं आगे डिटेल्स में दोस्तों, है ना, ये इसमें इतना समझने का था दोस्तों। चलिए, तो संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949, तो ये पता है कि प्रारंभ से ही संथाल परगना एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र रहा है। यहाँ मुख्य रूप से पहाड़िया और संथाल जनजाति का निवास अभी बताया,
1855-56 के संथाल विद्रोह के पश्चात JF गैंजर, है ना, कौन नाम दिए थे किनके, JF गैंजर ने सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया। ये बताया पीछे कि JF गैंजर जो थे साहब, इन्होंने सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किया। इनके फाइनल सेटलमेंट रिपोर्ट के आलोक में, इनका जो फाइनल सेटलमेंट रिपोर्ट था, इसी के आलोक में संथालों की भूमि के संरक्षण के लिए संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 आया, जिसको हम लोग रेगुलेशन 3 के नाम से भी जानते हैं ना, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872, जिसका नाम रेगुलेशन 3 भी है ना। JF गैंजर की यह रिपोर्ट पूर्व में दी गई मैकहर्सन, जो मैकहर्सन साहब थे पूर्व में, उनकी रिपोर्ट के पर ही आधारित था, उन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित था। 1878 के विनिमय 3, विनिमय 3 का मतलब रेगुलेशन 3 हुआ, विनिमय 3, इसका मतलब इसी को हम लोग रेगुलेशन 3 भी बोल सकते हैं, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन इंग्लिश वर्ड है दोस्तों, है ना। ये मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस क्षेत्र के आदिवासी को अपने पैतृक भूमि का संरक्षण प्रदान करना, और यहाँ के लोग अपनी भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करते थे, है ना। यहाँ के लोग क्या थे कि बाहरी लोगों का कब्जा बर्दाश्त नहीं करते थे, उससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए रेगुलेशन 3 आया था ना, जो JF गैंजर के साहब के रिपोर्ट के आधार पे था, है ना। तो इसका नाम क्या था, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872, इसी को हम लोग रेगुलेशन 3 के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गैंजर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने, अभी बताया कि गैंजर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या किया बिहार सरकार ने, बिहार सरकार ने 1937 में संथाल परगना जांच समिति बनाया का गठन किया, और इनकी अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1949 को संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 प्रभाव में आया, है ना दोस्तों। ये अभी बता चुके हैं आपको, क्योंकि इस अधिनियम में 1872 के विनिमयन 3 यानी रेगुलेशन 3 के अनेक प्रावधान शामिल किए गए, इसलिए यह एक प्रकार के 1872 के जो विनिमयन 3 यानी रेगुलेशन 3 का अनुपूरक कानून है, उसी का एक्सटेंशन है ना, जो रेगुलेशन 3 था उसी का ये एक्सटेंशन है, इसलिए इसे संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये 1872 का जो रेगुलेशन एक्ट आया था उसी का ये एक्सटेंशन है, इसीलिए इसको भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 कहा जाता है। SPT एक्ट में 9 अध्याय है, इसमें 9 अध्याय है और 72 धाराएं हैं, है ना। यह एक्ट संपूर्ण संथाल परगना प्रमंडल कहाँ का, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज में ये लागू है, ये प्रावधान ये भी बता चुके दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, जो 9 अध्याय है इसमें, वो सारे अध्याय को हम लोग देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसी को देखेंगे, इतना जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको देखने का जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछता भी नहीं है कभी JPSC में, और वो आपके लिए जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरत है, बहुत सारा नॉलेज मास्टर डिग्री नहीं करना है इसमें, है ना, इसमें नॉलेज आपको रखना है सबका। चलिए देखते हैं, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है, जो इस अधिनियम है उसका मुख्य प्रावधान क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। तो अध्याय 1 में इसमें धारा 1 से लेके 4 तक है, धारा 1 से लेके 4 तक है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ और विस्तार को देखेंगे, है ना। तो संथाल, इसका नाम क्या संक्षिप्त नाम, यह संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 कहलाएगा, ये पता है इसका नाम है ना। और इसका शॉर्ट नाम क्या होगा, SPT एक्ट 1949, है ना। यह अधिनियम उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचित के द्वारा नियमित करेगी। ये तब से लागू होगा जब इसको राज्य सरकार जब इसको अधिसूचित करेगी, तब कर चुकी है अधिसूचित, तभी लागू है। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा, यह संथाल परगना में पूरा जो है संथाल परगना में ही लागू होगा ये। धारा 2 क्या है, अधिनियम का स्थानीय विस्तार और परिवर्तन के अधिकार। जो अधिनियम का स्थानीय विस्तार कहाँ तक है और उसका परिवर्तन का किसको अधिकार है, वो हम इसमें देखेंगे। राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, किसके द्वारा, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन के द्वारा, इस एक्ट या इसके किसी भाग को, इस एक्ट को या इसके किसी भी भाग को संथाल परगना के किसी क्षेत्र से वापस भी ले सकती है ना। कौन, राज्य सरकार लागू कर सकती है तो वापस भी कर सकती है, और साथ ही पुनः उस क्षेत्र में लागू कर सकती है, इसको वापस भी कर सकती है किसी क्षेत्र में या पूरे संथाल परगना में, या फिर इसको लागू भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। आप आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों इस चीज को। अब धारा 4 में क्या है,
धारा 4 में परिभाषाएं दिया हुआ है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका परिभाषा दिया हुआ है। जैसे पहला मूलवासी का पहले से भी पढ़े हैं, मूलवासी इसका आशय वैसे मूल निवासी जनजाति या जाति से है जिसका सूची बी में एक शेड्यूल सूची बनाया गया बी, है ना, में उल्लेख है। जैसे इसमें कौन कौन है, बावरी, धांगर, हरी, कोल, कोरा, महली, पहाड़िया, रजवार, संथाल और डोम, है ना। ये शेड्यूल बी में इनका नाम है, इन्हीं को मूल निवासी कहा गया है। दूसरा है आयुक्त। आयुक्त किसको कहेंगे, संथाल परगना में, इसमें संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त को हम लोग आयुक्त कहेंगे। यहाँ पे उपायुक्त कौन होगा, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, जो वहां पे 6 जिला है सबका अलग अलग उपायुक्त है, हर जिला का अपना उपायुक्त होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे, कौन कौन शामिल होंगे आयुक्त उपायुक्त के अंतर्गत। इस एक्ट के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के द्वारा एडिशनल डिप्यूटी कलेक्टर कौन होंगे इस उद्देश्य के लिए, जिसको राज्य सरकार है एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर किसी को बनाएगा, या फिर कमिश्नर को बनाएगा, या फिर एसडीओ, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ, तथा डिप्यूटी कलेक्टर के, है ना, डिप्यूटी कलेक्टर जो उपायुक्त है उसको डिप्यूटी कलेक्टर भी बोलता है ना। ये है सो राज्य सरकार इस एक्ट के द्वारा प्रावधान करेगा इनका। आयुक्त के द्वारा अधिकृत डिप्यूटी कलेक्टर, या कोई फिर आयुक्त है जिसको आपको अधिकृत कर देगा जो डिप्यूटी कलेक्टर, वो फिर यहाँ पे उपायुक्त के तौर पे काम करेंगे। चौथा उप समाहर्ता। उप समाहर्ता में कौन आता है, इसमें असिस्टेंट कलेक्टर आएंगे, असिस्टेंट कलेक्टर जो होगा, या सब डिप्यूटी कलेक्टर, या सब डिप्यूटी मतलब उपायुक्त से भी जो नीचे के होंगे वो भी शामिल होंगे। इसको कौन करेगा, इसको उप समाहर्ता कहेंगे हम लोग, है ना। खास ग्राम का क्या मतलब है यहाँ पे, खास ग्राम वैसा गांव जहां ना तो मूल रैयत, जो मूल रैयत है ना तो मूल रैयत और ना ही कुछ समय के लिए कोई ग्राम प्रधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ना ही कोई मूल रैयत हो, ना कुछ समय के लिए वहां ग्राम प्रधान हो, भले ही पहले गांव में मूल रैयत रहा हो, है ना, पहले ही भले क्यों ना मूल रैयत रहा हो, जहां पे कोई ग्राम प्रधान नहीं हो और ना ही मूल रैयत हो, वैसे गांव को खास ग्राम की संज्ञा दी जाती है, किसमें, एसपीटी एक्ट में दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधान की नियुक्ति के उपरांत, अब इसमें क्या होगा, प्रधान की नियुक्ति के उपरांत, प्रधान की नियुक्ति के उपरांत, एक मिनट दोस्तों, प्रधान की नियुक्ति के उपरांत खास ग्राम गैर खास ग्राम में परिवर्तित, जो प्रधान का जब नियुक्ति हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, जो खास ग्राम है वो गैर खास ग्राम में परिवर्तन हो जाएगा ना। और मूल रैयत के वंशज, तो मूल रैयत के वंशज है, मूल रैयत मतलब जो उसको बसाया होगा ना, मूल रैयत के वंशज ना होने पर प्रधान के निष्कासन की स्थिति में, जब मूल रैयत नहीं हो और वहां का प्रधान का निष्कासन हो, ऐसी स्थिति में गैर खास ग्राम जो है, जो गैर खास ग्राम है वो खास ग्राम में परिवर्तन। इसका मतलब क्या है कि जब प्रधान की नियुक्ति जब हो जाएगा तो खास ग्राम गैर खास ग्राम बन जाएगा, और जब प्रधान का निष्कासन हो जाएगा या मूल रैयत का मूल जो है वंशज भी नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में जो गैर खास ग्राम है वो खास ग्राम में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। ऐसा है कि खास ग्राम है जो गैर खास ग्राम में परिवर्तन हो जाएगा, कब, जब प्रधान की नियुक्ति हो जाएगा, और जब प्रधान की निष्कासन हो जाएगा तो जो गैर खास ग्राम है वो खास ग्राम में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात गैर खास ग्राम की स्थिति में ही मूल रैयत या ग्राम प्रधान का पद विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैर खास ग्राम जब रहेगा तभी उसी स्थिति में जो मूल रैयत या ग्राम प्रधान का पद विद्यमान है, नहीं तो खास ग्राम में ऐसा नहीं, खास ग्राम में वहां पे एक ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगा, है दोस्तों। चलिए भूस्वामी को, अब भूस्वामी देखते हैं। भूस्वामी ग्राम प्रधान या मूल रैयत के अलावा वैसा व्यक्ति जो लगान पाने का अधिकार रखता है, वैसा व्यक्ति जो लगान पाने का अधिकार रखता है वो क्या कहलाता है, भूस्वामी कहलाता है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, सीएनटी में भी पढ़े इस चीज को, भूस्वामी कहलाएगा। इसमें प्रोपराइटर आता है, टेन्योर होल्डर आता है, घटवाल आता है, या सरकार शामिल है ना। इसमें प्रोपराइटर या फिर टेन्योर होल्डर या घटवाल या सरकार, है ना। गैर मूलवासी किसको कहेंगे, वैसा व्यक्ति जो सूची बी में उल्लेख नहीं है जिसका, वो गैर मूलवासी है। रैयत, रैयत किसको कहेंगे, वैसा व्यक्ति जो जो भूस्वामी ना हो, रैयत किसको कहेंगे, जो भूस्वामी ना हो और स्वयं या परिवार के सदस्य या भाड़ा के नौकर के द्वारा जोत के उद्देश्य से भूमि धारण किया, है ना। तो क्यों भूमि दान किया हो, उस पे खेती करेगा किसके, या तो खुद करेगा या अपने परिवार के मदद से करेगा या उसको भाड़ा का नौकर पर के द्वारा करवाएगा, है ना। उसके ऊपर जो
ये सारा चीज कहेगा, उसके उद्देश्य से जब जमीन भूमि धारण करता है उसको रैयत कहेंगे। रैयत के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। रैयत के अंतर्गत क्या होगा कि उत्तराधिकारी भी है, वो भी इसमें शामिल होता है। अब लगान क्या है भाई? लगान किसी गांव के प्रधान या मूल रैयत के द्वारा मुद्रा के रूप में भूस्वामी को दी जाने वाली विधि सम्मत राशि है ना। किसी गांव का जो प्रधान है या वहां का जो मूल रैयत है उसके द्वारा जो मुद्रा के रूप में भूस्वामी को दी जाती है, यानी सरकार को जो दी जाती है विधि सम्मत राशि, उसको क्या कहते हैं? लगान कहते हैं दोस्तों। भूधारक क्या हो गया इसमें? भूधारक कौन होते हैं? एसपीटी एक्ट में भूधारक कौन होते हैं? ग्राम प्रधान और मूल रैयत ही भूधारक कहलाएंगे। ग्राम प्रधान ही होते हैं और मूल रैयत ही होते हैं भूधारक। ग्राम समुदाय, अब क्या है? ग्राम समुदाय। इसका आशय गांव के सभी जमाबंदी रैयत, उनके रिश्तेदार, बच्चे और उत्तराधिकारी है ना। इसका आशय क्या है कि जो गांव के सभी जमाबंदी रैयत है, उनके रिश्तेदार या उनके उत्तराधिकारी है, वही ग्राम समुदाय कहलाएंगे। इसी प्रकार ग्राम प्रधान कौन होंगे? वैसा व्यक्ति जिसकी उपायुक्त या अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति होती है ना। ग्राम प्रधान वही होगा जिसको उपायुक्त नियुक्त करेगा या फिर कोई अधिकृत अधिकारी के द्वारा जो नियुक्त होगा वही ग्राम प्रधान कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान का पद धारण करने का अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को क्या है? ग्राम प्रधान का पद धारण करने का अधिकार है। इसका प्रधान मुस्तजीर, मांझी या किसी अन्य नाम से संबोधन किया जाता है ना। जो ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? मुस्तजीर कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं मांझी शासन व्यवस्था भी संथाल परगना का ही शासन व्यवस्था है। वहां पे ग्राम प्रधान को क्या कहते थे? मांझी कहते थे। वही मांझी यहाँ पे ग्राम प्रधान होता है दोस्तों, है ना। इसमें मूल रैयत शामिल नहीं है। इसमें क्या है? मूल रैयत शामिल नहीं होता ग्राम प्रधान में। ठीक है दोस्तों, तो ये था अध्याय 1। अध्याय 1 आप आई होप समझ गए होंगे। अध्याय 1 में इसका शॉर्ट नाम क्या है, इसका परिभाषा विस्तार क्या है, इसके बारे में देखें। हम लोग अध्याय 2 में देखेंगे क्या है। यहाँ धारा 5 से लेकर 11 तक है। तो धारा 5 से 11 तक है। इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत का परिभाषा दिया गया है ना दोस्तों। इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत का परिभाषा दिया गया है। इसमें क्या है? धारा 5। चलिए देखते हैं, इसमें धारा 5 को देखते हैं। इसमें खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति का प्रावधान है कि कोई खास ग्राम के जो ग्राम प्रधान है उसका नियुक्ति का इसमें प्रावधान है। खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन और गांव के कम से कम 2/3 जमाबंदी रैयत के, जमाबंदी रैयत अलग होगा या रैयतों के, है ना, सहमति से उपायुक्त के द्वारा प्रधान की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसका मतलब क्या है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगा? ग्राम प्रधान की नियुक्ति या तो इसी को ग्राम प्रधान या खास ग्राम प्रधान कहते हैं इसी को, है ना। इसमें ग्राम के रैयत, जो उस ग्राम के जो रैयत होंगे या भूस्वामी, उनके आवेदन, इनका आवेदन होना चाहिए, इनका आवेदन, साथ ही जो गांव के कम से कम 2/3 2/3, है ना, 2/3 जमाबंदी रैयत। जमाबंदी हम लोग पढ़े थे। जमाबंदी किसको कहते हैं दोस्तों? जब किसी भूमि का लगान फिक्स होता है उसको जमाबंदी कहते हैं ना। अंचल अधिकारी के द्वारा जमाबंदी फिक्स किया जाता है ना। उसके सहमति पर उपायुक्त के द्वारा, किसके द्वारा? उपायुक्त यानी डीसी के द्वारा प्रधान की नियुक्ति होती है, उसका घोषणा किया जाता है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी गैर खास ग्राम में, जहां पे गैर खास ग्राम है वहां पे कैसे होगा? किसी गैर खास ग्राम में मूल रैयत का पद वंशानुगत होता है जबकि प्रधान की नियुक्ति होती है ना। जो गैर खास ग्राम है, जहाँ पे खास ग्राम नहीं है, जहाँ पे प्रधान नहीं होता है, वहां पे पद क्या होता है? वंशानुगत होता है मूल रैयत का। इसका मूल रैयत का पद वंशानुगत है जबकि प्रधान का नियुक्ति किया जाता है। एसपीटी एक्ट में मूल रैयत, जो एसपीटी एक्ट है, सो मूल रैयत की कोई परिभाषा नहीं है। एसपीटी एक्ट में मूल रैयत की कोई परिभाषा नहीं है। मूल रैयत गांव के मूल संस्थापक का वंशज है ना। मूल रैयत किसको कहेंगे? जो गांव के मूल संस्थापक थे उसी के वंशज को यहाँ पे मूल रैयत कहा जा रहा है। जिसे भूस्वामी, जिसे भू राजस्व वसूली का अधिकार है ना, जो गांव को बसाया था शुरुआत में ही, जो उसके वंशज है, उसी को हम लोग यहाँ पे भूस्वामी, सॉरी, मूल रैयत कहेंगे ना दोस्तों। और वही भू राजस्व का वसूली करता है। धारा 9 क्या कहता है दोस्तों? धारा 9
है, इसमें दिया कि ग्राम प्रधान को अपने पद से जुड़े अधिकारों का हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है ना? जो ग्राम प्रधान है वो ऐसा नहीं कि अपने पद का जो मतलब जो भी उसका पद है, कोई जो भी पद से जो भी अधिकार जुड़ा हुआ उसका हस्तांतरण किसी और को कर देगा, ऐसा नहीं है। धारा 9 ये कहता है। धारा 10 ये कहता है वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उल्लेख नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसको कहते हैं? एक तरह का खतियान, खतियान हो गया, है ना? खतियान, उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं, है ना? में उल्लेख नहीं है, वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत के रूप में जानी नहीं जाएगी, है ना? धारा 10 कहता है कि वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उल्लेख नहीं है, वैसी भूमि जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका उल्लेख नहीं है, वह मूल रैयत के जोत और मूल रैयती जोत के रूप में जानी नहीं जाएगी, है ना? तो वो मूल रैयत के जोत के रूप में या मूल रैयती जोत के रूप में नहीं माना जाएगा। वैसी वैसी कोई भी बंजर भूमि वैसी कोई भी बंजर भूमि, है ना? बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई हो अथवा पड़ती भूमि जिसे मूल रैयत या सह मूल रैयत ने अधिकार में ले लिया हो, इस प्रकार की भूमि अहस्तांतरणीय भूमि कहलाएगी, है ना? तो वैसा इसमें कह रहा है कि वैसी कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह मूल रैयत के द्वारा आबाद की गई, यानी उसको बनाया गया हो या नहीं भी बनाया गया, पड़ती भी हो, लेकिन उसको अपने अधिकार में ले लिया हो, इस प्रकार की भूमि है जो अहस्तांतरणीय होगा, यानी नॉन ट्रांसफरेबल होगा, है ना दोस्तों? नॉन ट्रांसफरेबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है अध्याय 3, है दोस्तों? अध्याय 3 में देखते हैं धारा 12 से लेके धारा 26 तक, इसमें रैयत के बारे में बात किया गया है। रैयत के बारे में धारा 12 क्या कहता है? इसमें रैयतों के निम्नलिखित 3 प्रकारों का उल्लेख है। तो रैयत का निम्नलिखित 3 प्रकार के बारे में बोला गया है। पहला कौन है? निवासी जमाबंदी रैयत। कौन है पहला? निवासी जमाबंदी रैयत। वैसा व्यक्ति जो जमाबंदी रैयत के रूप में दर्ज है, जमाबंदी रैयत के रूप में दर्ज है और स्वयं खुद या जिनका परिवार उस गांव में रहता है जिस गांव में वे दर्ज है ना, या तो खुद या उसका परिवार जो है उस गांव में रहता है जिस गांव में उसका जमाबंदी रैयत के रूप में दर्ज है, तो ऐसे रैयत को क्या कहेंगे? निवासी जमाबंदी रैयत कहेंगे। दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, है ना? गैर निवासी वैसा व्यक्ति जो किसी गांव में जमाबंदी के रूप में दर्ज है ना? किसी गांव में जमाबंदी के रूप में दर्ज है, लेकिन स्वयं या जिनका परिवार उस गांव में अभी निवास नहीं करता है ना? ऐसा होता है कि एक गांव से दूसरे गांव में चले गए, लेकिन उस गांव में जो पहला गांव था उसमें अभी भी जमाबंदी रैयत के रूप में वो दर्ज है। ऐसे ऐसे रैयत को क्या कहेंगे? गैर निवासी जमाबंदी रैयत। क्या कहेंगे दोस्तों? गैर निवासी जमाबंदी रैयत। फिर नए रैयत किसको कहेंगे? वैसा व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में दर्ज है उनको नए रैयत कहेंगे, है ना? न्यू रैयत। ठीक है। अब है धारा 13 क्या कहता है दोस्तों? रैयत को निम्नलिखित तरीकों से अपनी भूमि के का उपयोग का अधिकार है। इसमें धारा 13 मेनली आपको कैसे भूमि का उपयोग करना है उसके बारे में भी इसमें बताया गया दोस्तों। पहला तो स्थानीय प्रचलन या उसके रीति रिवाज के अनुसार, है ना? वहाँ का जो स्थानीय प्रचलन है और उसका रीति रिवाज उसके अनुसार करना है। वैसा वैसा उपयोग जो भूमि के भौतिक मूल्य को नष्ट ना करे, वैसा उपयोग करना है जिससे भूमि का जो भौतिक मूल्य है उसको नष्ट ना करे। खेती का उपयोग को अयोग्य ना बनाए। खेती को ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ कर देंगे जिससे खेती उस पे ना हो सके, ऐसा चीज हम लोग नहीं करेंगे, है ना दोस्तों? इस तरह का चीज हमको नहीं करना। तो उपयोग के बारे में बताया है ना। अब बता रहा है कि अब आगे जो बचा धारा 15 हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? धारा 15, 16, 17 और धारा 18 के अंतर्गत जमीन के उपयोग से संबंधित कुछ अधिकार दिए गए, है ना? जो धारा 15 है, धारा 16 है, धारा 17 है, धारा 18 है, इसमें हम जमीन का कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में इसमें कुछ अधिकार दिया गया है। जो जमीन के भौतिक मूल्य को नष्ट करने वाला या जोत को अयोग्य बनाने वाला नहीं माना जाएगा, है ना? ऐसा अधिकार दिया है जिससे हम उसको अगर उस तरह से करेंगे तो उससे भूमि का जो मूल्य है वो नष्ट भी नहीं होगा और जोत को अयोग्य नहीं माना जाएगा। धारा 14 क्या करा? यदि रैयत ने धारा 13 में बताया, जो धारा 13 में कि कैसे हमको जोत आबाद करना है, रैयत में बताए गए तरीकों से भूमि का उपयोग नहीं किया, अगर ऐसा नहीं करता है तो भूस्वामी रैयत को उपायुक्त के अनुमति के बगैर जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है ना? ऐसा नहीं कि भूस्वामी जो है उसको बिना उपायुक्त को बताए ही किसी रैयत को भूमि से बेदखल कर दिया, उसको उपायुक्त को बताना पड़ेगा तभी हो पाएगा। ये धारा 14 कहता है। धारा 15 कहता है
रैयत को अपनी भूमि पर स्वयं या अपने परिवार को घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए बगैर किसी शुल्क, है ना, शुल्क के ईंट या खपड़ा बनाने का अधिकार, है ना। जो धारा 15 में कहता है कि रैयत है जो अपनी भूमि पर खुद या अपने परिवार को घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए, घर के लिए या कृषि उद्देश्य के लिए बगैर किसी शुल्क के, बिना उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, ईंट बना सकता है, खपड़ा बनाने का अधिकार है। धारा 16 कहता है रैयत को अपनी भूमि पर बांध बना सकता है, आहारा बना सकता है, इसका निर्माण कर सकता है, मछली एवं अन्य उत्पाद का उपभोग का अधिकार है ना, तो मछली पालन कर सकता है, उसका ये अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये धारा 16 था। धारा 17 कह रहा है, धारा 17 कह रहा है रैयत को अपनी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगाने और काटने एवं नियोजन का अधिकार है ना। तो वो भूमि पर अपना वृक्ष लगा सकता है, उद्यान लगा सकता है, बांस लगा सकता है, उसको काट भी सकता है, लेकिन एसडीओ की स्वीकृति, लेकिन एसडीओ की स्वीकृति के बगैर महुआ पेड़ को काटने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि महुआ पेड़ को भी काट देगा, एसडीओ के स्वीकृति से ही महुआ पेड़ काट सकता है। रैयत को भूमि पर स्थित पेड़ या बांस के फल, फूल एवं अन्य उत्पादों का उपयोग का अधिकार है ना, कि कोई भी भूमि पर जो पेड़ है या बांस है उसके ऊपर फल फूल जो भी लगेगा या उसका उत्पाद जो भी होगा उसको उपयोग करने का अधिकार है। अपनी भूमि अपनी भूमि पर अपनी भूमि पर लगाए गए पेड़ पर बगैर शुल्क के, है ना, बिना कोई शुल्क के क्या कर सकता है, लाह और रेशम का कीड़ा पालने का अधिकार है ना, लाह और रेशम का कीड़ा पालने का भी अधिकार है दोस्तों। ये धारा 17 कहता है। धारा 18 कर रहा है रैयत को स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए अपनी जमीन पर कच्चा एवं पक्का भवन खड़ा करने का अधिकार है ना। ये कह रहा है कि रैयत को स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए क्या कर सकता है, वो घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए जमीन पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है ना। तो धारा 13, 15, 16, 17 और 18 मिली अधिकार के बारे में बात है। रैयत की स्वयं एवं अपने परिवार के घरेलू एवं कृषि उद्देश्य के लिए ही जमीन का उपयोग का अधिकार है, अर्थात रैयत को भूमि का उपयोग का सीमित अधिकार है ना। इसमें क्या है कि इसको कृषि कार्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है, इसका असीमित अधिकार नहीं। ऐसा नहीं कि जमीन किसी को बिना आदेश का अपने मन से बेच सकता है, ऐसा अधिकार नहीं है दोस्तों। देखेंगे आगे धारा 20 यही बता रहा है। धारा 20 जो है रैयत की बिक्री, दान, बंधक या संविदा से अपनी भूमि के हस्तांतरण का कोई अधिकार नहीं है ना। धारा 20 में ऐसा नहीं है कि ऐसा किसी को बिक्री कर दे, दान कर दे, बंधक रख दे कहीं पे, संविदा से किसी को दे दे, ऐसा नहीं है। अर्थात आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों की भूमि हस्तांतरणीय है। एसपीटी एक्ट में जो आदिवासी भी है और गैर आदिवासी दोनों की भूमि हस्तांतरणीय है। एसपीटी एक्ट की धारा 20 की प्रकृति सीएनटी एक्ट की धारा 46 से भिन्न है। सीएनटी एक्ट में धारा 46 है ना, वहां पे कुछ लोगों को अधिकार था कि वो है तो बिक्री कर सकते थे बिना अनुमति से, क्योंकि सीएनटी की धारा 46 में क्या कहता था, गैर आदिवासी की भूमि हस्तांतरणीय थी, है ना, गैर आदिवासी की भूमि हस्तांतरणीय थी। लेकिन एसपीटी की धारा 20 में आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों की भूमि अंतरण का प्रतिबंध है ना, दोनों की भूमि प्रतिबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ पे धारा 46 में क्या था सीएनटी में, यहाँ एसटी, एससी और ओबीसी की 52 जातियां है ना, उनको जो है अपने जमीन को ट्रांसफर करने से पहले उपायुक्त का अनुमति अनिवार्य था, उपायुक्त का अनुमति अनिवार्य था। बाकी जो एसटी, एससी, ओबीसी नहीं थे वो बिना किसी के आदेश का भी वो अपने जमीन को ट्रांसफर कर सकते थे। ये हम लोग सीएनटी एक्ट जो पढ़े थे उसका धारा 46 में ये था ना। लेकिन एसपीटी एक्ट में चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी, दोनों की अपनी भूमि को बिक्री, दान, बंधक या संविदा पे किसी को देने का अधिकार नहीं है दोस्तों, है ना। एसपीटी एक्ट की धारा 20 में, जो एसपीटी एक्ट है उसका धारा 20 में, एसपीटी एक्ट की धारा 20 में क्या कहता है धारा 20 में दोस्तों, शिक्षा, अस्पताल जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन धारा 20 में यह प्रतिबंध बसौदी, यानी जहां पे हम लोग बसते हैं, जिस प्रकार की भूमि, बसौड़ी भूमि कहते हैं उसको, बसौड़ी क्या कहते हैं उसको, बसौड़ी भूमि, यानी आवासीय भूमि पर लागू नहीं है। बसौड़ी भूमि का हस्तांतरण धारा 20 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी हम जो
वहां पे बसौड़ी भूमि है उसका हस्तांतरण कर सकते हैं, बाकी का नहीं। अर्थात धारा 20 के रैयतों को जमीन पर प्रतिबंध है और जो इसका मतलब क्या है कि धारा 20 में रैयतों की जमीन पर प्रतिबंध है और रैयतों को एक प्रकार से भूमि का स्वामित्व नहीं है ना। यहाँ पे भूमि का स्वामित्व नहीं रैयत को दिया गया, बल्कि सिर्फ भूमि का अधिभोग का अधिकार है। यहाँ पे भूमि का सिर्फ अधिभोग का अधिकार है, लेकिन मूलवासी रैयत को घर जमाए या घर दी जमाए, है ना, जो मूलवासी है रैयत को घर जमाए या घर दी जमाए, घर दी जमाई के पक्ष में जमी का हस्तांतरण का अधिकार है ना। कोई घर जमाई हो या कोई घर दी जमाई हो, उसके पक्ष में हम भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं, ऐसा अधिकार है। हम लोग को सिर्फ बस वहां पे एक ही अधिकार है, बसौड़ी भूमि का हम लोग हस्तांतरण कर सकते हैं, बाकी किसी प्रकार के भूमि को हम लोग वहां पे हस्तांतरण नहीं कर सकते। ये धारा 20 में यहाँ करा है। वही सीएनटी एक्ट का धारा 46 में वहां पे कैसे हम ट्रांसफर करेंगे जमीन किस प्रकार का, वहां पे उसका अधिकार दिया हुआ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी भी समय उपायुक्त की सूचना में यह आता है कि किसी एसटी की भूमि का अवैध हस्तांतरण हुआ ना, कोई एसटी की भूमि का अवैध हस्तांतरण हुआ है, तो वह रैयत को की जमीन वापस दिलवाएगा ना, तो रैयत को जमीन वापस दिलवाएगा। धारा 21 क्या कहता है, जो गैर मूलवासी रैयत है, गैर मूलवासी रैयत को अपने धन की बारी की जमीन का अधिकतम 1/4 भाग, है ना, जो धान नहीं है, धान है, धान की बारी की जमीन की 1/4 भाग 6 वर्षों के लिए, दोस्तों 6 वर्षों के लिए भुगत बंधा के द्वारा भूमि बंधक बैंक अनाज बोला संथाल परगना के ही किसी रैयत को हस्तांतरण करने का अधिकार है ना। मतलब कह रहा है कि 1/4 भाग को ही 6 वर्ष के लिए भुगत बंधा के द्वारा किसी को दिया जा सकता है। ये गैर मूलवासी रैयत को ये अधिकार प्राप्त है ना। धारा 22 कहता है कि रैयत को एसडीओ तथा प्रधान या मूल रैयत को सूचना देकर निम्नलिखित स्थिति में भूमि की खेती के लिए अस्थायी रूप से किसी रैयत को देने का अधिकार है ना। धारा 22 कहता है कि एसडीओ या जो वहां का प्रधान है या मूल रैयत को सूचना देकर निम्नलिखित स्थिति में ही भूमि की खेती के लिए अस्थायी रूप से भी, स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी रूप से ही किसी रैयत को ये है तो अपने अधिकार को ट्रांसफर कर सकता है, वो भी अस्थायी रूप में। कब कब हो सकता है, जब गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति हो, जब गांव में रैयत जो है उसकी अस्थायी अनुपस्थिति हो, बीमार या शारीरिक अक्षमता, बीमार है, शारीरिक क्षमता है, पैसा का जरूरत है, ऐसी स्थिति में कर सकता है। और जब हल बैल की क्षति हुई हो, जब हल बैल की क्षति हो गई हो, ऐसी स्थिति में जमीन को अस्थायी रूप से ही ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा धारा 22 कहता है। वो भी एसडीओ या ग्राम प्रधान या मूल रैयत के ही सहमति से ऐसा होगा दोस्तों। धारा ये इसी का चौथा भाग करा है, यदि रैयत नाबालिग हो, कि रैयत अगर नाबालिग हो या विधवा हो, यदि हस्तांतरण की अवधि का उल्लेख नहीं है, और देखिए ये कह रहा है कि ये तब भी ट्रांसफर हो सकता है जब रैयत नाबालिग हो या विधवा हो, है ना दोस्तों, तब भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, है ना, यदि हस्तांतरण की अवधि का उल्लेख नहीं है और रैयत स्वयं फिर से खेत नहीं जोतता है ना। क्या कह रहा है कि यदि हस्तांतरण की अवधि, जो हस्तांतरण की अवधि उसका उल्लेख नहीं है और रैयत स्वयं फिर से खेत नहीं जोतता है, तो 10 वर्ष के बाद ऐसा माना जाएगा कि रैयत ने खेत छोड़ दिया है। तो 10 वर्ष के लिए ऐसा 10 वर्ष के बाद ऐसा माना जाएगा कि रैयत है जो खेत को छोड़ दिया है। धारा 23 क्या कहता है दोस्तों, रैयत उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर आपस में बदलने का अधिकार है ना। मतलब क्या आ गया कि रैयत है जो आपस में बदलाव कर सकता है, लेकिन किससे, उपायुक्त को सूचना देकर ही, इसको लिखित आवेदन देकर ही ऐसा कर सकता है। धारा 23 ये कहता है। तो ये था दोस्तों, आपको आई होप मैं समझा सका। अभी हम लोग अध्याय 3 तक पढ़े, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट धारा था उसको देख रहे हैं दोस्तों, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं देख रहे हैं दोस्तों, है ना। आप उसको एक बार ओवरव्यू आप बुक से भी कर सकते हैं, है ना, मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, वहां से भी कर सकते हैं। जो मेन जो आपके एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग वही धारा को यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे इससे जो भी अध्याय बचा हुआ, अध्याय 4, क्योंकि टोटल 9 अध्याय दोस्तों, 4 से लेके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 9 तक, उसमें इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हमारे साथ आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।